हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। चैप्टर हमारा रनिंग में है, चैप्टर नंबर 3, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइवेटाइजेशन के फायदे नुकसान देखे और एक सर्कुलर ट्रेजेडी को भी हमने देखा था एज अ लॉस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो देखिए 1991 से बड़े पैमाने पर जो सिक यूनिट्स थी या इवन जो प्रॉफिटेबल यूनिट्स थी उनको सरकार ने प्राइवेटाइज करना चालू कर दिया था 1991 से, क्योंकि आईएमएफ का भी प्रेशर था, वर्ल्ड बैंक का भी प्रेशर था और गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें अपनी कोर एक्टिविटीज़ पे ही ध्यान देना चाहिए। तो लॉस मेकिंग यूनिट्स को तो प्राइवेटाइज करना ही करना था, प्रॉफिट मेकिंग को भी प्राइवेटाइज किया गया। लेकिन इन रिफॉर्म्स का इतना ज़्यादा विरोध हुआ था उस समय अपोजिशन पार्टी द्वारा, बीजेपी थी उस समय, तो कुछ जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां थी, प्रॉफिट मेकिंग सरकारी कंपनियां जो थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो थी, उनको प्राइवेटाइज नहीं किया गया। बाद में उनको नवरत्न, मिनी रत्न, इनका स्टेटस दिया गया। सरकार तो उनको भी प्राइवेटाइज कर रही थी, लेकिन फिर अपोजिशन ने प्रेशर डाला, ये तो प्रॉफिट में, इन्हें क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो, और इनके जरिए सोशल वेलफेयर हो रहा है, इनके जरिए सोशल जस्टिस वाला ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, इन्हें मत प्राइवेटाइज आप करिए। काफ़ी प्रेशर था, तो ये प्राइवेटाइज होने से बच गई। हालांकि आज इनमें शेयर उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, और हम मोर देन 50% तो गवर्नमेंट की होल्डिंग है, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ही मानेंगे। तो आइए देखते हैं नवरत्न। नवरत्न स्टेटस किन किन कंपनियों को दिया गया है, नवरत्न स्टेटस किन किन कंपनियों को मिलता है, मिनी रत्न क्या होता है, और फिर बाद में एक कैटेगरी और लॉन्च हुई थी महारत्न की, क्योंकि बहुत सारी कंपनी नवरत्न में आ गई थी, तो अब एक नई कैटेगरी की जरूरत थी, महारत्न। अच्छा, ये नवरत्न जो वर्ड है ना, विक्रमादित्य एक किंग हुआ करते थे एंशियंट टाइम में, लगभग 15 सीई में इनका बर्थ माना जाता है, 15 सीई। और विक्रम संवत की शुरुआत भी इन्होंने की थी, विक्रमादित्य ने। तो इनके दरबार में वो नवरत्न थे, जैसे कि कालिदास, बरामेर, बेताल भट्ट, अमर सिंह, तो उनके नाम पे ही इन कंपनियों को नवरत्न का स्टेटस दिया गया है। जैसे विक्रमादित्य के कोर्ट में ये 9 लोग अपने अपने फील्ड में काफी एक्सपर्ट थे और राजा से इन्हें विशेष सम्मान हासिल था। ऐसी नवरत्न कंपनी भी जो प्रॉफिट कमा के दे रही थी गवर्नमेंट को, जो बिना गवर्नमेंट के बजट पे डिपेंडेंट थी, मतलब गवर्नमेंट ट्रेजरी से उन्हें कोई जरूरत ही नहीं थी, फिर भी वो कंपनियां चल रही थी, प्रॉफिट कमा रही थी, तो उनको नवरत्न स्टेटस दिया गया। अब वो नवरत्न स्टेटस किन किन कंपनियों को दिया गया, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो देखेंगे। लेकिन जरा शॉर्ट में 5 मिनट जरा ये देख लेते हैं वो नवरत्न एक्चुअल में थे कौन विक्रमादित्य के कोर्ट में, एक एक करके देखते हैं। विक्रमादित्य काफी इंप्रेसिव लीडर माने जाते हैं। इनके बारे में कहते हैं बहुत अच्छे जज भी थे ये। वो कहते हैं अखंड भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, मतलब बांग्लादेश, भूटान, सब पे इनका राज था। काफ़ी इंप्रेसिव जज भी माने जाते हैं। इनके इंप्रेशन ऐसा था कि मतलब जो कल्प्रिट्स होते थे, जो अपराधी होते थे, इनके सामने खड़े होते उनके पैर कपकपाने लग जाते थे। उनका मानना यह था कि क्या कहते हैं, अब हमारी चोरी, अब हमारा झूठ पकड़ा ही जाएगा। बहुत अच्छा फैसला सुनाते थे। तो पहले देखिए नवरत्न का मीनिंग देख लेते हैं। देखिए नवरत्न के बारे में लिखेंगे, नवरत्न इज अ टर्म derived from 9 jewels in the court of King Vikramaditya who were men of eminence and rare wisdom। मतलब उनकी जैसी बुद्धि किसी और में थी ही नहीं। पहले नवरत्न का मीनिंग लिख लो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इनके केवल नाम लिख लेंगे, ये हमारे सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इनका नाम ढूंढ करके लिख लिया है, और ये किस फील्ड में एक्सपर्ट थे वो भी मैंने लिख लिया है। जैसे पहले ले लेते हैं अमर सिंह। नवरत्नास ऑफ किंग विक्रमादित्य पहले थे अमर सिंह, अ पोएट एंड लेक्सिकोग्राफर। बहुत बड़े कवि थे, कालिदास जी की तरह, लिख लीजिए। तो नवरत्ना से पहले आ गए
क्या नाम है, अमर सिंह, पोएट और लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर कोई टेक्निकल इसका मीनिंग नहीं है, इसका मतलब होता है जो डिक्शनरी लिखता हो। लेक्सिकोग्राफर मतलब जो डिक्शनरी लिखता हो। आइए दूसरे देखते हैं। दूसरे थे, बहुत बड़ा नाम है, धन्वंतरी। ये फिजिशियन थे, आयुर्वेद की बहुत, उस समय के टाइम पे आयुर्वेद की सबसे ज्यादा नॉलेज इन्हीं के अंदर मानी जाती थी उस समय। ठीक ना, कई बार जो आयुर्वेद के जो जानकार होते हैं, अगर अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, तो उन्हें कई बार टाइटल धन्वंतरी का दिया जाता है। तो दूसरे हो गए धन्वंतरी, फिजिशियन थे। लिखना चाहें तो लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है घटकर फर, घटकर पर। ये संस्कृत का वर्ड है कि घटकर पर। ये बहुत बड़े विद्वान थे। इनका ऐसा नाम क्यों है? एक्चुअली क्या ना, इन्होंने ये चैलेंज कर रखा था सब जगह कि जो कोई मुझे अनुप्रास और यमक अलंकार में मुझे जो हरा देगा, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, इनका ये ओपन चैलेंज था। जो मुझे इन दो फिगर ऑफ स्पीच में हरा देगा, अनुप्रास और यमक, तो मैं उसके घर में फूटे हुए घड़े से पानी भरूंगा। तो इस वजह से इनका नाम पड़ गया घट कर पर। घट कर पर इनका नाम पड़ गया। इनका ओरिजिनल नेम तो फिर लुप्त ही हो गया, किसी को पता ही नहीं है, इसी नाम से जाने लग गए फिर ये। इन्होंने चैलेंज कर रखा था, अगर कोई मुझे हरा देगा तो मैं उसके घर में फूटे घड़े से पानी भरूंगा फिर। ठीक है ना। अब ये अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार क्या होते हैं? अनुप्रास अलंकार जैसे वो लिखते हैं ना, रघुपति, राघव, राजा, राम, तो सारे लेटर रा से शुरू होते हैं, अनुप्रास अलंकार। और यमक अलंकार ये ऐसा होता है, मैंने हिंदी में पढ़ा था बहुत साल पहले, मतलब जब एक ही वर्ड बार बार यूज होता है पोएम में, लेकिन हर बार उसका मीनिंग चेंज होता है। जैसे एक गाना नहीं था, सोना कितना सोना है, ठीक ना, तो इस तरीके से ये होता है यमक अलंकार। तो देखिए ये तीसरे एक्सपर्ट थे, और देखते हैं कौन कौन थे। पहले इनका नाम लिख लो। आगे बढ़ते हैं। कालिदास, इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, इवन इनकी कुछ पोएम्स आपने बचपन में पढ़ी भी होंगी 5th-6th क्लास में। कालिदास बहुत बड़े पोएट थे। अभिज्ञान शाकुंतलम इन्हीं की, मतलब क्या कहते हैं, इन्हीं की रचना थी, कालिदास जी की। लिख लीजिए। इन्होंने अपने क्या कहते हैं पोएट्स में अपने क्या कहते हैं टेक्स्ट में विक्रमादित्य के जो कैरेक्टर है उसको भी ड्राफ्ट किया है इन्होंने। तो काफी फेमस पोएट थे, आज भी इनके बारे में लोग पढ़ते हैं। और देखते हैं कौन कौन से 9th 12th। 5वें थे शपनक। शपनक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे ये। शपनक लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शंकु, ये आर्किटेक्ट थे। आज भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उस समय के, जो तमाम बिल्डिंग्स वगैरह मिलती हैं, तो ये भी बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। लिख लीजिए। आइए लेते हैं नेक्स्ट, वरामिहिर, एस्ट्रोनॉमर। वरामिहिर थे एस्ट्रोनॉमर, मतलब उस समय जो खगोल शास्त्र की नॉलेज इन्हें थी, उस टाइम में किसी को नहीं थी। मतलब डिफरेंट प्लैनेट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, सूर्य, संहिता, बृहस्पति वगैरह, इनकी तमाम बुक्स हैं, उन्होंने इसमें डिस्टेंस मेजर करी है। और मतलब स्पेस साइंस के काफी बहुत जाने माने नाम थे। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वरारुचि, संस्कृत स्कॉलर थे, मतलब संस्कृत के विद्वान थे। इनको भी विक्रमादित्य ने काफी सम्मान दिया और अपने नवरत्नों में इनको शामिल किया। लिख लीजिए इनका नाम भी। आगे बढ़ते हैं। बेताल भट्ट, बचपन में
आपके मम्मी पापा बताते होंगे, शो भी आता था बेताल भट्ट 90s में, जिसमें विक्रमादित्य की गर्दन पर लटक जाते हैं भूत बन के, लेकिन हकीकत में ये भूत नहीं थे, ये थे मैजिशियन। मैजिशियन थे, विद्वान थे। इतने कमाल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो विद्वान तो थे ही। लिख लीजिए बेताल भट्ट। तो देखिए ये 9 नवरत्न थे विक्रमादित्य के कोर्ट में, और नवरत्न का स्टेटस इंडियन गवर्नमेंट ने भी दिया, लेकिन 9 कंपनियों को नहीं दिया। आज करंट में 26 कंपनियां नवरत्न का स्टेटस उनको मिला हुआ है। नवरत्न का स्टेटस उन्हें मिला हुआ है, और 26 कंपनियां। अभी रिसेंटली आईआरसीटीसी को भी नवरत्न का स्टेटस मिला था। आईआरसीटीसी वही जिसकी ऐप पे जाकर के आप वो ट्रेन की टिकट वगैरह बुक करते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए नवरत्न हकीकत के जो थे। नवरत्न में अब आगे लिखेंगे देखिए, in order to improve efficiency, competitiveness in the liberalized global environment, the government identifies public sector enterprises and declare them as Maharatna, Navratna and Mini Ratnas. इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए लिबरलाइज्ड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, क्योंकि अब तो प्राइवेट सेक्टर भी धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, तो ये भी अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकें, ग्लोबल प्रेजेंस को बना सकें, डाइवर्सिफाई कर सकें, लॉन्ग रन में भी टिक सकें, तो नवरत्न का स्टेटस दिया गया है। कुछ को नवरत्न का स्टेटस दिया गया है, कुछ को मिनी रत्न का। मिनी रत्न में भी 2 कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, और महारत्न का स्टेटस दिया गया है। देखिए लिखिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं। नवरत्नास में आगे लिखेंगे कि मैनी ऑफ दीज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वर ओरिजिनली फॉर्म्ड ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। कुछ का तो नेशनलाइजेशन भी हुआ था, जो कि ओरिजिनली प्राइवेट थी, फिर उनका नेशनलाइजेशन हुआ था। व्हेन सेल्फ रिलायंस वाज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जब हमें आत्मनिर्भर बनना था तभी ये कंपनियां बनी हुई थी। और नवरत्न स्टेटस 1991 या 1992 से ही नहीं दिया था। नवरत्न और मिनी रत्न का स्टेटस दिया था 1997 में। फिर जब बहुत सारी कंपनियां नवरत्न का स्टेटस उनको मिला, तो फिर 2010 में एक नई कैटेगरी लॉन्च की गई, महारत्न। महारत्न का कॉन्सेप्ट 2010 से आया, उससे पहले नहीं था। और नवरत्न और मिनी रत्न भी 1991 के एकदम बाद से नहीं आए, 1997 से आए हैं। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे, they were set up with the intention of providing infrastructure, yes, and direct employment to the public so that quality and product reaches the masses at a nominal cost. इनको फॉर्म करने का रीजन ये था, सेल्फ रिलायंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल वेलफेयर, शॉर्ट में बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी था, ठीक है ना। और रीजनेबल प्राइस पर पब्लिक को, एफोर्डेबल प्राइस पर पब्लिक को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराना, ये इन कंपनियों का पर्पस था। नवरत्न का स्टेटस इनको बाद में दिया गया, क्योंकि प्रॉफिट भी कमा के दे रहे हैं।
सरकारी कंपनी होने के बावजूद ये प्रॉफिट भी कमा के दे रहे हैं। तो ठीक है ना। अब ये नवरत्न मिनी रत्न की कैटेगरी मिलते कैसे, मतलब क्या एलिजिबिलिटी है, आइए उसको देखेंगे। पहले यहां तक लिख लो। देखिए यहां तक हमने लिख लिया। अब जरा और जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए मिनी रत्न कैटेगरी 1, क्योंकि नवरत्न बनने से पहले मिनी रत्न बनना होगा। और मिनी रत्न में भी दो कैटेगरी हैं, एक तो होती है मिनी रत्न कैटेगरी 1 और दूसरी होती है मिनी रत्न कैटेगरी 2। इसमें आने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? पहली एलिजिबिलिटी ये है कि ये कंपनी कम से कम पिछले 3 साल से प्रॉफिट कमा रही हो। ठीक है ना। पहली कैटेगरी तो, पहली एलिजिबिलिटी तो यही है, प्रॉफिट्स इन लास्ट 3 ईयर्स। ये पहली जो एलिजिबिलिटी है कि पिछले 3 सालों से लगातार प्रॉफिट होना चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि इन पिछले 3 सालों में से कम 1 साल में 30 करोड़ या उससे ऊपर का प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 30 करोड़ प्लस 30 करोड़ प्लस in any 1 year out of last 3 years। लिख लीजिए दोनों एलिजिबिलिटी मिनी रत्न कहलाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 में ये दो एलिजिबिलिटी है, पिछले 3 साल में प्रॉफिट होना चाहिए और प्लस कम से कम 1 साल में 30 करोड़ या उससे ऊपर का प्रॉफिट होना चाहिए। अब देखते हैं मिनी रत्न कैटेगरी 2। लिखेंगे मिनी रत्न कैटेगरी 2। दूसरी कैटेगरी में क्या एलिजिबिलिटी है? पहली एलिजिबिलिटी तो वही कैटेगरी 1 वाली है। पहली एलिजिबिलिटी तो वही है कि मिनी रत्न कैटेगरी 1 को पूरा कर रहा हो, यानी कि पिछले 3 साल में प्रॉफिट ऐसे लिख देता हूं, सेम एज कैटेगरी 1। ठीक है ना। दूसरी कैटेगरी भी, मतलब दूसरी एलिजिबिलिटी भी सेम एज कैटेगरी 1। और तीसरी जो एलिजिबिलिटी है यहां पे वो ये है कि पॉजिटिव नेटवर्थ हो पिछले 3 सालों में। पॉजिटिव नेटवर्थ इन प्रीवियस 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में पॉजिटिव नेटवर्थ हो। नेटवर्थ यानी कि जैसे वो आप निकालते थे ना, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, मतलब आपके पास कितनी एसेट्स है, आप खुद की भी अपनी नेटवर्थ निकाल सकते हैं, कंपनी की तो छोड़िए। आपके पास कितनी एसेट्स हैं माइनस कर दीजिए आपको कितनी लायबिलिटी है आपकी आउटसाइड। तो एसेट्स माइनस से लायबिलिटी अगर माइनस कर देंगे नेटवर्थ आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए। चौथी एलिजिबिलिटी ये है कैटेगरी 2 में आने के लिए कि इस कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया हो लोन के पेमेंट में या इंटरेस्ट के पेमेंट में। लिखेंगे नो डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट। देखिए बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, ये केवल मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए थोड़ा मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं, ताकि जब आप 12th के बाद जाएं तो एकदम नया नया नहीं लगे। ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 12th के बाद हम जा रहे हैं और हमने केवल नवरत्न वर्ड ही सुना है बस और उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो देखिए नो डिफॉल्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट। लोन के रीपेमेंट में या इंटरेस्ट के रीपेमेंट में कंपनी ने कभी कोई डिफॉल्ट ना किया हो, टाइम से सारी किस्तें पे करी हो। लिख लीजिए
एक एलिजिबिलिटी और है मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आने के लिए। और नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है फिफ्थ, कि गवर्नमेंट के बजट पे डिपेंडेंट नहीं हो, नो डिपेंडेंसी, नो डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट के बजट पे डिपेंडेंट ना हो। जब ये 5 एलिजिबिलिटी पूरा कर देगी कोई सरकारी कंपनी, प्राइवेट पे लागू नहीं होता, सरकारी कंपनियों पे लागू होगा। तो 5 कैटेगरी पूरी कर देंगे, 5 एलिजिबिलिटी पूरी कर देंगे तो कैटेगरी 2 में आ जाएंगे। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब नवरत्न स्टेटस देखते हैं। नवरत्न स्टेटस कैसे मिलता है, जो हमने हेडिंग भी लिखी थी। नवरत्न स्टेटस कैसे मिलता है? पहली एलिजिबिलिटी तो यही है कि उस कंपनी को कम से कम मिनी रत्न होना चाहिए, मिनी रत्न कैटेगरी 1 में तो होना ही होना चाहिए। तो पहली एलिजिबिलिटी तो यही है कि मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आती हो कंपनी, मिनी रत्न कैटेगरी 1 में। लिख लीजिए पहली एलिजिबिलिटी। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि इस कंपनी का नाम सीपीएसई की शेड्यूल ए में लिखा हो। पहले मैं लिख दूं फिर मैं समझाता हूं। शेड्यूल ए ऑफ सीपीएसईज। पीएसईज का मतलब तो आप जानते ही हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और सी का मतलब है सेंट्रल, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। उसके शेड्यूल ए में ये कंपनी हो। गवर्नमेंट ने टोटल 4 शेड्यूल बना रखे हैं, ए बी सी डी, तो इस कंपनी को शेड्यूल ए में होना चाहिए। उनकी डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंस के बेस पे ये 4 शेड्यूल हैं, तो ए शेड्यूल में होना चाहिए, मतलब सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए एक्सीलेंट या वेरी गुड वाली। तीसरी एलिजिबिलिटी यही है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी हो, एक्सीलेंट या वेरी गुड वाली हो। इसमें 5 कैटेगरी हैं, बैड, सेटिस्फैक्ट्री, गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट। तो या तो वेरी गुड या फिर एक्सीलेंट इस वाली परफॉर्मेंस में आना चाहिए इस वाली कंपनी को। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे लिखेंगे फोर्थ एलिजिबिलिटी नवरत्न की, वो ये है कि एक शुड स्कोर कंपोजिट 60, यानी कि मतलब 60% इसके मार्क्स होने चाहिए एक 6 डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज में। शुड हैव अ कंपोजिट, should have a composite score should have a composite score of 60 or more। 60 और उससे ऊपर का स्कोर होना चाहिए। किन किन पैरामीटर्स में? पहला, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ यानी नेट प्रॉफिट अपॉन नेट वर्थ, ये इनका 60% से ज्यादा होना चाहिए। नेट वर्थ वो आप समझती हैं, एसेट्स माइनस कैपिटल, और नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। और एक इसमें क्राइटेरिया होता है अर्निंग पर शेयर का, ईपीएस, ये भी 60% होना चाहिए, 60% ईपीएस होना चाहिए। लिख लीजिए दोनों एलिजिबिलिटी। अगला क्राइटेरिया, मैन पावर कॉस्ट
मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें भी 60% मार्क्स होने चाहिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखते हैं नेक्स्ट लिखेंगे तीन हमने लिख लिया, अब हम लिख रहे हैं फोर्थ हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीडीआईटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है ना। ये भी 60%, इसमें भी कंपोजिट स्कोर 60 होना चाहिए, 60 या उससे ज्यादा होना चाहिए, लिख लीजिए। इसकी फुल फॉर्म और लिख देता हूं, चलो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अब डेप हट गया, टू टर्नओवर, ये भी कम से कम 0.6 आना चाहिए, पीवीआईटी टू टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। और एक क्राइटेरिया और है, सिक्स्थ क्राइटेरिया, वो है इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस। इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस, तो ये 6 मैट्रिक्स हैं जिसमें 60 या उससे ऊपर आना चाहिए, और 60 या उससे ऊपर आ रहा है, मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आ रहे हैं, शेड्यूल ए में आ रहे हैं, तब जाके नवरत्न का स्टेटस मिलेगा, ठीक है ना, लिख लीजिए। देखिए, नवरत्न स्टेटस मिलने का फायदा ये रहता है, फिर थोड़ा सा ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है इन कंपनीज को। अदरवाइज क्या होता है, सरकारी कंपनियों में तो ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल ज़्यादा रहेगा, है ना, उन्हीं की चलेगी, वहीं से सारे अप्रूवल्स आएंगे तभी जाके कुछ काम हो पाएगा। लेकिन नवरत्न कंपनीज को थोड़ा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ज़्यादा रहती है। नवरत्न कंपनियां अपनी नेटवर्थ का 25% तक बाहर इन्वेस्ट कर सकती हैं। नवरत्न कंपनी किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर सकती हैं, किसी के साथ अलायंस कर सकती हैं, अपनी सब्सिडरी खोल सकती हैं, ठीक है, इनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है। और फ्लेक्सिबल ऑपरेशनल ऑटोनॉमी भी रहती है, यानी कि छोटे मोटे कामों में, इवन सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस में भी गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस ना के बराबर हो जाता है। तो ये नवरत्न का फायदा मिलता है। जैसे आईआरसीटीसी को नवरत्न का स्टेटस मिला था ना रिसेंटली, तो उसके शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं महारत्न की। एक नई कैटेगरी लॉन्च हुई बाद में 2010 में, महारत्न, आइए लिख लेते हैं। महारत्न, ध्यान रखिएगा, मिनी रत्न और नवरत्न, ये 1997 में क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, और महारत्न का स्टार्ट हुआ था 2010 में। महारत्न बनने के लिए किसी कंपनी को क्या करना होगा, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है? पहली एलिजिबिलिटी तो ये है कि उसको कम से कम नवरत्न कंपनी होना चाहिए, पहले तो उसे होना चाहिए नवरत्न कंपनी। दूसरी एलिजिबिलिटी, लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, शुड बी अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब ये होता है कि इस कंपनी के शेयर्स किसी भी एक, कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हों। जैसे हमारे यहाँ दो बड़े पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएसई और एनएसई, तो उन दोनों में से किसी में एक लिस्टेड होने चाहिए इस कंपनी के शेयर्स, ठीक है ना। तीसरी एलिजिबिलिटी,
जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है, एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए पिछले 3 सालों में। एवरेज एनुअल टर्नओवर मोर देन 25,000 करोड़ इन लास्ट 3 ईयर्स। यानी पिछले 3 सालों का जो सेल निकालना है ना, उसका एवरेज निकालना है टोटल करके अपॉन 3 करके, तो ये 25,000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। नहीं है तो वो महारत्न कंपनी नहीं मानी जाएगी, फिर वो नवरत्न में ही रहेगी। लिखिए, आइए और देखते हैं एलिजिबिलिटी महारत्न स्टेटस मिलने के लिए। फोर्थ एलिजिबिलिटी हो जाएगी आपकी, एनुअल टर्नओवर तो हो गया 25,000 करोड़ से ऊपर, ऐसी एवरेज एनुअल नेटवर्थ वो 15,000 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए। एवरेज एनुअल नेटवर्थ, एनडब्ल्यू यानी कि नेटवर्थ, ये 15,000 करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए। 15,000 करोड़ इन लास्ट 3 ईयर्स या प्रीवियस 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में एवरेज 15,000 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ होनी चाहिए। फिफ्थ एलिजिबिलिटी ये है, क्या कहते हैं आपका, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 5,000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। मिनी रत्न में ध्यान है ना, 30 करोड़ का प्रॉफिट प्लस 30 प्लस करोड़ होने चाहिए। यहां पे तो 5,000 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। 5,000 करोड़ पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट है ये तो ठीक ठाक भारी भरकम एलिजिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको महारत्न का स्टेटस मिलेगा। 5,000 करोड़ इन लास्ट 3 ईयर्स। और लास्ट एलिजिबिलिटी ये रखिए कि ग्लोबल प्रेजेंस भी होनी चाहिए, मतलब आपका इंटरनेशनल बिजनेस होना चाहिए। तो शुड हैव ग्लोबल प्रेजेंस, ठीक है ना, इंटरनेशनली भी आपके ऑपरेशन होने चाहिए, तब जाके आपको महारत्न का स्टेटस मिलेगा। अगेन, चाहे मिनी रत्न हो, चाहे नवरत्न हो, चाहे महारत्न हो, प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलता है, ये केवल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ही मिल सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो खैर ये बुक में तो खैर नहीं मिलेगा आपको, ना ही ये बोर्ड में आएगा, लेकिन फिर भी हमने लिख लिया है एज अ रेफरेंस, ताकि कल को है ना कोई ऐसे टॉपिक्स आए तो आप अपनी बात को और बेहतर तरीके से कह सकें। तो जब देखिए नवरत्न स्टेटस को इतने फायदे मिलते हैं, अगर कोई कंपनी नवरत्न कैटेगरी में आ जाती है तो महारत्न में आ रही है तो उसको और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है ना। अब थोड़ा ये और देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां मिनी रत्न में है, कौन सी नवरत्न में है और कौन कौन सी महारत्न में है। आइए देखते हैं। देखिए पहले महारत्न को देख लेते हैं। ये मैंने ऑफिशियल साइट से ही ये पीडीएफ डाउनलोड की थी, ठीक है ना। इसमें 2-3 नाम आप लिख लेना बस, या सारे लिखना चाहे तो सारे लिख लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए महारत्न सीपीएसई, सीपीएसई का मतलब है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। महारत्न में कौन कौन है, मतलब जिनका टर्नओवर 25,000 करोड़ से ऊपर का है, हर साल 5,000 करोड़ का उससे ज्यादा का प्रॉफिट कमा रहे हैं टैक्स देने के बाद का। ऐसे देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं। ग्लोबल प्रेजेंस भी इन कंपनियों की, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
देखिए नोट कर लीजिए चाहे तो। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन सी भारत में कंपनियां हैं? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करती हैं ये कंपनियां, ठीक है ना। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। और कौन कौन सी हैं देखिए, पहले यहां तक लिख लो और देखते हैं। टोटल 14 कंपनियां हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी भारत में कंपनियां हैं। टोटल 12 कंपनियां हैं जो कि आती, सॉरी टोटल 14 कंपनियां हैं जो भारत का स्टेटस इनको मिला हुआ है। अब बात करते हैं नवरत्न स्टेटस, टोटल 26 हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नेक्स्ट है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एमटीएनएल, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, है ना, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेवेली, ठीक है ना, एनएमडीसी लिमिटेड, लिखे यहां तक। और देखते हैं आगे, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इरकॉन, आरआईटीईएस। ये सारी कंपनी में से ज्यादातर कंपनियां 1960 और 1980 के बीच में स्टैब्लिश हुई थी। कुछ ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी के तौर पे काम कर रही थी तो उनका नेशनलाइजेशन हुआ था। आइए पहले यहां तक लिख लो, आगे बढ़ाते हैं लिस्ट को। नेक्स्ट इज नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नेक्स्ट मेसागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। रेलटेल तो पिछले साल ही नवरत्न में आई थी, रेलटेल। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएचपीसी लिमिटेड, लिख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, एसजेवीएन लिमिटेड, एसजेवीएन ये भी लास्ट ईयर बनी थी। और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यही आपकी आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी यही है, ठीक है ना। और एक कंपनी और साथ में इसको भी रिसेंटली मिला है नवरत्न का स्टेटस, वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट को कंप्लीट करते हैं मिनी रत्न के देख करके। मिनी रत्न सीपीएसई कौन सी है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बालमेर एंड कंपनी लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड। 30 करोड़ प्रॉफिट वाली कंपनी है ये, लिखना चाहें तो लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल, ये भी मिनी रत्न है। और अगर इसके भी यूजर बढ़ गए ना बीएसएनएल के, तो ये नवरत्न में आराम से आ सकती है। आगे देखते हैं, ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी, सेंट्रल कोलफील्ड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ईडीसीआईएल, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये मिनी रत्न कंपनियां हैं। तो टोटल एग्जिस्टेंस में प्रैक्टिकली जितनी कंपनियां नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न होती है, सबको हमने अच्छे समझ लिया। किसको कब स्टेटस मिलता है ये भी हमने डिटेल में कर लिया है,
और इन कंपनियों के नाम क्या क्या है जो प्रेजेंटली फंक्शनल है वो भी हमने नोट कर लिया है। देखिए कंप्लीट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम वापस आएंगे अपनी स्लाइड पे। ये तो हमने लिख ही लिया था। अब इसके आगे से बढ़ते हैं। महारत्न के तो हमने सारी डिटेल लिख ही ली। इंडियन ऑयल और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी हमने एग्जांपल में देख ही लिया था 14 महारत्नों में। नवरत्न हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी हमने पढ़ लिया था। ये दो एग्जांपल, ये दो एग्जांपल तो आप नोट करते चलो। महारत्न के दो एग्जांपल लिख लो, मतलब वाइवा में पूछे तो आप तुरंत बता दो। इंडियन ऑयल और सेल लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब नवरत्न में लिख लीजिए, नवरत्न में लिख लीजिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये नवरत्न कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। मिनी रत्न में लिख लीजिए। खैर अब IRCTC तो खैर अब नवरत्न में आ गई है, इसको मिनी रत्न में मत लिखिएगा, इसको मैं भी हटा ही दूंगा बाद में। अब ये कंपनी हो चुकी है नवरत्न। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमने मिनी रत्न में ही पढ़ा था, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट। प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग, साथ में फिर डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग, प्राइवेटाइजेशन के फायदे नुकसान, नुकसान में सर्कुलर ट्रेजेडी, एक केस स्टडी छोटी सी, और फिर ये नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न, ये भी हमने समझ लिया बहुत डिटेल में। दूसरा एलिमेंट कंप्लीट हो गया प्राइवेटाइजेशन। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। इनफैक्ट लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही, मतलब इन दोनों का इफेक्ट ही ग्लोबलाइजेशन है। विदेशी कंपनियों को भी आने दे रहे हैं अपने यहाँ, और देश की कंपनियों से भी करिए। अगर आपके अंदर कैलिबर है तो आप बाहर जाके काम कर सकते हैं। और विदेशी कंपनियों को जो रोक रहे थे, कोटा रेस्ट्रिक्शन, टैरिफ रेस्ट्रिक्शन, वो रेस्ट्रिक्शन धीरे धीरे काफी कम करते हुए चले गए। तो लिख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, हेडिंग डाल देंगे थर्ड एलिमेंट ग्लोबलाइजेशन। ये है हमारा थर्ड, ग्लोबलाइजेशन। इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज। वो कहते हैं ना ग्लोबल विलेज। बाहर की कंपनियां यहां पे आके काम कर सकती हैं, और हमारी कंपनियां अगर उनके अंदर कैलिबर है, अगर उस पर्टिकुलर कंट्री की वो कंडीशन पूरी कर पा रही हैं तो काम करें जाकर के, हमें कोई रोक टोक नहीं है। पहले रोकते थे कि बाहर क्यों बेच रहे हो, पहले यहीं पे बेचो ना सामान, यहीं पे इतना अकाल पड़ा हुआ है। अब कह रहे नहीं आपको बाहर प्रॉफिट नहीं आ रहा है, बाहर बेचो, ठीक ना, जी ले अपनी जिंदगी, ऐसे कह रहे हैं। ड्यू टू इट देयर बिकम्स पॉसिबल अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा अमंग द नेशंस। गुड्स एंड सर्विस भी आ रही है, नई नई टेक्निकल नॉलेज भी आ रही है, नो हाउ आ रहा है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग हमने समझ लिया। अब बात करते हैं आउटसोर्सिंग की। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्स देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, आउट और सोर्स। आउट का मतलब होता है बाहर, और सोर्स कहते हैं जुगाड़ करना। जिस काम में हम एक्सपर्ट नहीं है वो बाहर से जुगाड़ हम कर लेते हैं, बाहर से यानी कि विदेशों से, बजाय खुद उसे मेहनत करने के बजाय। या तो वो टेक्निक हमारे पास है नहीं है, तो फिर हमारे उसकी कॉस्ट ज़्यादा उसमें लगेगी, तो इसे हम बाहर से ही जुगाड़ करते हैं। देखिए लिख लेते हैं इसका मीनिंग। हेडिंग डाल देंगे आउटसोर्सिंग। इसमें लिखेंगे इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली लाइक लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विस एक्सेट्रा। जो पहले इंटरनली प्रोवाइड करते थे, मतलब बाहर से सर्विस लेना अलाउड नहीं था। अगर आपको सर्विस चाहिए तो अंदर के लोगों से ही पूछताछ करो, अंदर के लोगों से ही
टेक्निकल नॉलेज लो, हेल्प लो, बाहर से अलाउड नहीं था। तो अब ये अलाउ हो गया, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग हो गया, आउटसोर्सिंग का मीनिंग हो गया। अब जरा WTO के बारे में बात कर लेते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका हेड ऑफिस है। देखिए पहले इसके बारे में लिखेंगे, इसका लोगो भी है। हेडिंग डाल देंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द WTO वॉज फाउंडेड इन 1995। 1995 में बना, 1 जनवरी में, एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी गेट करके, 1945 से एग्जिस्ट करती थी, उसी का नाम बदल करके हो गया था WTO। देखिए लिख लीजिए। तो देखिए गेट ऑलरेडी काम कर ही रहा था, 1945 से ही बना था, लेकिन इसने ऑपरेशन करना चालू किया था 1947 से, तो 1947 ही माना जाएगा। और WTO का मेंबर इंडिया स्टार्टिंग से ही रहा है, 1 जनवरी 1995 से ही रहा है। WTO का पर्पस ये था कि ये देश एक दूसरे पर जो तमाम रेस्ट्रिक्शन लगाते ना, ये रेस्ट्रिक्शन कौन कौन से होते हैं, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये कम से कम हो और फ्री ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। यानी एक देश दूसरे देशों के साथ अच्छे से ट्रेड कर सकें, अपना सामान बाहर बेच सकें, और न केवल दूसरों को बेचें बल्कि दूसरे का खरीदें भी। तो फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ये WTO बना था, गेट बना था। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और लिखते हैं। देखिए इसमें लिखेंगे आगे कि गेट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। ये लीजिए, तो 1948 ले लीजिए, ठीक है ना। 1948 with 23 countries as a global trade organization to administer all multilateral trade agreements। मल्टीलेटरल यानी कि 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच में जो ट्रेड होता है उसे बोलते हैं मल्टीलेटरल। 23 देशों के मेंबरों ने उस पर साइन किया था 1948 में, ठीक है ना। गेट वॉज एस्टेब्लिश इन 1948, फिर से पढ़ दूं, विद 23 कंट्रीज एज द ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर all multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all countries in the international market for trading purposes। सबको बराबर का मौका दे रहे हैं कि आप भी बेचो सामान, वो भी आपका बेचेगा सामान, वो भी मतलब आपसे खरीदेगा। लिखिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे इसमें, द WTO फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड बाइलेटरल और मल्टीलेटरल। बाइलेटरल का मतलब होता है जो केवल 2 देशों के बीच में ही होता है, 2 देशों के बीच में ट्रेड, बाइलेटरल ट्रेड। और मल्टीलेटरल ट्रेड जिसमें 2 या 2 से ज्यादा देश शामिल है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो एक टेक्नोलॉजी हम UAE से इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मल्टीलेटरल ट्रेड, 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच में। तो द WTO फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ का मतलब वो ये कोटा रेस्ट्रिक्शन, क्वांटिटी वाइज रेस्ट्रिक्शन लगा दिया करते थे पहले। तो WTO बात करके कन्विंस करता है देशों को कि अब ये बैरियर्स हटाइए, फ्री ट्रेड को करिए प्रमोट, फिर आपकी GDP भी बढ़ेगी, है ना। एंड प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज। बस यही यहाँ पे एक खराब पॉइंट है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशन के लिए। पहले तो 23 देशों के बीच में साइन था, वो तो 23 बड़े बड़े देश थे। अब ये कह रहे ग्रेटर मार्केट एक्सेस। जो अमीरों वाली इकोनॉमी है ना, वो डेवलपिंग नेशंस में
चली जाती हैं, अपने सामान को बेच करके आ जाती हैं। WTO से उन्हें तो बहुत फायदा मिलता है, लेकिन डेवलपिंग नेशंस को उतनी एक्सेस नहीं होती जितनी होनी चाहिए, ठीक है ना, उनके मार्केट में। देखिए इसको भी लिखेंगे, पहले यहां तक लिख लो। लेकिन आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे हाउएवर, अब एक डार्क साइड भी लिखेंगे WTO का थोड़ा सा। हाउएवर इट इज आर्ग्यूड अगेंस्ट WTO दैट डेवलपिंग कंट्रीज फील चीटेड एज दे आर फोर्स्ड टू ओपन देयर मार्केट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। उन्हें तो अपने मार्केट खोलने पड़ेंगे, उन्हें तो टैरिफ और नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन हटाने पड़ेंगे, और विदेशी सामान उनका यहाँ पे बिकेगा, तो उनकी सेल तो इंक्रीज हो रही है, वो तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वो तो ग्रोथ कर रहे हैं अपने सामान को बेच करके, बट आर नॉट अलाउड एक्सेस टू द मार्केट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन जिन देशों में अमीर देशों का सामान बिक रहा है, वो अमीर देश अपने यहां सामान नहीं बिकने दे रहे दूसरे देशों का। तो ये तो थोड़ा पार्शियलिटी है, वो किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि उन्हीं का वोट शेयर ज्यादा भी होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन पास करा करू के और सामान में कमियां निकाल करके वो ज्यादा सामान को आने नहीं देते, ठीक है ना। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इंटरनेशनल बिजनेस के प्रोसेस में, एक्सपोर्ट प्रोसीजर में, वो प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है क्वालिटी इंश्योर करने के लिए। ये सब डिस्करेज करने के लिए, ताकि ये लोग अपना सामान यहाँ पे नहीं बेच पाए, हमारे यहाँ नहीं बेच पाए। तो ये एक डार्क साइड है WTO की। तो डेवलप्ड नेशन को तो फायदा ही फायदा है, वो तो अमीर से और अमीर बनना है इन गरीब देशों के मार्केट को भी यूज करके। लेकिन जो डेवलपिंग है या जो अंडर डेवलप्ड है, वो तो अपना सामान बेच ही नहीं पा रहे, उनके सामान में तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे। अब आप कहोगे सर, तो सर उनका सामान उस क्वालिटी का भी तो नहीं है कि जो अमीरों के पास चला जाए। तो फिर ये होना चाहिए ना, वो भी तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, हेल्प करें, उन्हें बताएं कैसे प्रोडक्शन करना है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस करने, अपनी टेक्निकल नो हाउ शेयर करें। तो वो तो करते ही नहीं है जानबूझ करके। वो लिख लीजिए, तो ये हमने लिख दिया WTO के बारे में। अगर क्रिटिकल इवैल्यूएशन आ जाता है ना WTO के बारे में, तो WTO का मीनिंग तो लिखना ही है गेट के साथ साथ, और प्लस ये हाउएवर से और नोट कर देना उसमें। अब देखिए, आज ये WTO तक ही रहने देते हैं, आगे के टॉपिक्स हम देखेंगे बच्चों आगे के लेक्चर्स में। आज आप इतना ही रिवाइज कर लो, मिलते हो नेक्स्ट लेक्चर्स में। बाय बाय।